तो देखिए पहले क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है वो उचित सत्तावादी है। ठीक है, समतावादी या सत्तावादी ऐसे करके कुछ है, मुझे लगता है ये मिसप्रिंट है। ठीक है, तो ये है। बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो वहाँ पे उस टाइम में हड़प्पा सभ्यता के समय या सिंधु सभ्यता के समय जो लोग थे उनको 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, अब 4 वर्ग कौन कौन से थे? पहला तो शासक था। ठीक है, पहला शासक था। दूसरा धनी, धनी या इन्हें कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरे की बात कर ली जाए तो तीसरा जो था वो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग। और चौथा जो था वो निम्न वर्ग था। कौन सा था? निम्न वर्ग था। तो ये चार बातें हो गई जो इम्पोर्टेंट है। 4 वर्गों में बांटा गया था लोगों को, और जो है चारों के हमने नाम जान लिए। अब बात कर लेते हैं कि किस आकार में खुदाई हुई थी। तो त्रिभुजाकार की आकृति थी। ठीक है, क्या है? त्रिभुजाकार की आकृति थी। और बात कर ली जाए कि जो इसका क्षेत्रफल था जितना, वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। विस्तार की बात कर ली जाए अगर, तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो विस्तार की अगर बात कर ली जाए तो विस्तार में उत्तर से मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक। कहाँ पे? नर्मदा नदी तट तक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से मांडा से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी तट तक इसका फैलाव था। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिम की बात कर ले जाए तो पश्चिम से सुतका गैंडोर से लेके और पूर्व में आलमगीर तक इसका विस्तार था। आलमगीरपुर तक। ठीक है, और आलमगीर को इस समय में मेरठ कहा जाता है। और बात कर ली जाए कि प्रजाति जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जो प्रजाति थी, ठीक है, इन सब का जो है अलग क्लास पूरे अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से आएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट है जो उनके बारे में बात कर लेती हूँ कि जो सिंधु सभ्यता में प्रजाति थी वो 4 प्रकार की प्रजाति थी। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। पहला था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, पहला था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा था भूमध्य सागरीय, तीसरा था अल्पाइन और चौथा था मंगोलाइड। ठीक है, मंगोलाइड। तो इनके बारे में डिटेल में जो है क्लासेस बनाई जाएंगी। पेड तक पूरा हिस्ट्री आपका जो है एक दो क्लास करके पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। फिलहाल पहले का जो सही आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये जो 6 दर्शन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 भारतीय दर्शन है इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस में है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुशल युग में, मौर्य युग में। तो दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो वैदिक युग बिल्कुल सही हो जाएगा। कि इन 6 भारतीय दर्शनों की जो बात है, स्पष्ट रूप से जो अभिव्यक्ति है जिसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है, वो आपका वैदिक युग में है। ठीक है, अब इन 6 दर्शनों को, ठीक है, भारतीय दर्शनों को क्या कहा जाता है? एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है आस्तिक दर्शन। इन्हें आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। क्या? आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ये एक पॉइंट रही। अब बात कर लेते हैं, अगर वैदिक काल की बात करी जाए, वैदिक युग की, तो वेद शब्द कहाँ से आया है? तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। और वैदिक युग में, वैदिक जो काल की जो सभ्यता थी वो जो ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण, यानी गांव की तरह थे। और जो जीवन निर्वाह का जो जरिया था वो कृषि थी। ठीक है, वो क्या थी? कृषि थी। जबकि जो आप सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं या जो आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, वहाँ की जो सभ्यता थी वो नगरीय थी। ठीक है, नगरीय थी।
क्योंकि नगर के हिसाब से नालियाँ ढकी हुई थी, जो है सड़कें जो हैं सीधी थी, और जो घर के दरवाजे हैं यानी कि जो द्वार है वो सड़क की तरफ खुलते थे और पूरी तरह से कीलेबंदी थी। तो ये एक नगरीय सभ्यता का प्रतीक था, वो आपका सही हो गया। अब वैदिक काल की और बात कर ली जाए तो वैदिक काल की संस्कृति का निर्माता किसको कहा जाता है, यानी कि वैदिक काल संस्कृति जो आई वो आर्य के आने से आई है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में मैंने ये बताया है कि आर्य शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। अगर आपको पता है, अगर आपने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी तो जाके देखें, अगर देखे तो आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। अब बात कर लें, वैदिक काल को 2 युगों में बांटा गया है। कौन? एक ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल समय की बात कर ली जाए तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, कितने? 600 ईसा पूर्व। तो ये रही बात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ठीक है, हर्षवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे पूछ लिया जाता है अधिकतर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। तो तीसरे के सबसे सही आंसर की बात कर ली जाए तो प्रयाग जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, जब हर्षवर्धन की बात आई है तो थोड़ा सा प्रयाग सभा जो है अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में करता था, जिसको प्रयाग सभा के नाम से जाना जाता था। क्या? प्रयाग सभा के नाम से जाना जाता था। यहाँ इसको महामोक्ष परिषद भी कहा जाता है, महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था, परिषद। ठीक है, परिषद किसको? प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद के नाम से भी जाना जाता है। और बात कर लेते हैं कि हर्षवर्धन के काल में हेंगसांग आया था। कौन आया था? हर्षवर्धन के काल में हेंगसांग आया था, हेंगसांग आया था, हेंगसांग आया था। और ये किस मार्ग से आया था? ये स्थल मार्ग से आया था। ठीक है, किस मार्ग से आया था? स्थल, समुद्री मार्ग से जो आया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। तो ये स्थल मार्ग से आया हुआ था। और ये जो है हेंगसांग हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता था। क्या कहता था? शिलादित्य। इसीलिए हर्षवर्धन का नाम शिलादित्य भी, हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता था। और ये जो शिलादित्य नाम रखा था वो जो है हेंगसांग ने रखा था। और हेंगसांग की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बात की गई थी, ठीक है, वर्धन वंश के बारे में बात की गई थी, तो वो CU की है। क्या है? CU की। ये हेंगसांग की पुस्तक है CU की, जिसमें वर्धन वंश के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। और बात कर ली जाए हेंगसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। और वर्धन वंश की राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। क्या थी? पहले क्या थी? थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे कन्नौज में स्थापित किया था। राजधानी को किस में किया था? कन्नौज में स्थापित किया था। तो ये रही बात। और अब जानते हैं कि हर्षवर्धन भी एक बहुत ही अच्छा जो है विद्वान रहा है। तो इसने भी पुस्तकें लिखी हैं, यानी कि इन्होंने भी पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तकों का नाम है नागानंद, रत्नावली, ठीक है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये बात रही। फिलहाल बात जो थी क्वेश्चन की, हर्षवर्धन का जो दूसरा वो धार्मिक सभा करता था वो प्रयाग में करता था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन ने। तो देखिए, जो इसका कुतुब मीनार का जो शुरुआती जो काम था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करवाया, लेकिन इसको पूरा करवाने, इसके मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने इसको जो है कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ठीक है, अब इल्तुतमिश की बात आई तो इसके बारे में बात कर लें। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का क्या है? वास्तविक शासक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक, क्या? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने राजधानी अपनी कहाँ रखी थी? दिल्ली को ही रखी थी। किसको रखी थी? दिल्ली को। यानी इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को, और राजधानी इसने दिल्ली रखी थी। और इसने स्थापना की थी, इल्तुतमिश ने स्थापना की थी। जो स्थापना थी तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है, चहलगामी। आप यहाँ इसको पूरा कर लीजिए, चहलगामी।
और जिसका मतलब है 40 अमीरों का समूह इसने पहली बार बनाया था। और गुंबद का निर्माण इसने ही पहली बार शुरू करवाया था। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का जनक कहा जाता है, गुंबद निर्माण का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब रजिया बात आई है, तो ये बताइए रजिया सुल्तान किसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये पहली महिला किस वजह से जानी जाती हैं। ठीक है, फिलहाल चौथे का जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, इल्तुतमिश। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डाफरिन, लॉर्ड लीटन की, लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड रिपन की। तो पाँचवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो लॉर्ड मेयो जो है वो सही आंसर हो जाएंगे कि पहली बार जो है भारत में अंग्रेजों के समय पहली बार जो जनगणना हुई थी, वो भी पूरी तरह से नहीं, कुछ राज्यों की हुई थी। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि कब हुई थी, तो जो लॉर्ड मेयो ने पहली जनगणना जो है 1872 में की थी, वर्ष 1872 में की थी। लेकिन पूरे एक साथ पूरे भारत की जनगणना, पूरे भारत की एक साथ जो जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है, तो प्रथम जनगणना की बात पूछेगा तो लॉर्ड मेयो जो सही हो जाएंगे और जो सन हो जाएगा वो 1872 हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा पूरे भारत की जनगणना एक साथ पूरे भारत की जनगणना पहली बार किसने करवाई थी, तो वो लॉर्ड रिपन ने 1881 में करवाई थी। ये बात हो गई सही, यानी कि पहले पाँचवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, लाहौर, मुंबई और पुणे। तो देखिए, छठे के सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था। इसके पहले भी अधिवेशन के बारे में अगली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें जीके और जीएस जीके क्लास 1 के बारे में बात हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात की थी अधिवेशन की। तो प्रथम अधिवेशन यानी कि मुंबई में 1885 में होता है। किसमें होता है? 1885 में होता है, मेन पॉइंट रख लीजिएगा। और अध्यक्षता जिसने की थी वो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, पूछ सकता है अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, सन 1885 में हुआ, और जो अध्यक्षता उन्होंने की थी वो बनर्जी जी ने की थी। ये बात सही हुई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 1917 में, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट, ये भी पूछा जाता है कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। और इन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन किया था। 1928 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। यानी कि 1917 में एनी बेसेंट करती हैं और 1928 में जो है वो मोतीलाल नेहरू करते हैं कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। तो ये बात रही। फिलहाल प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो होता है वो मुंबई में पहली बार होता है। और बात किसमें थी? 1850 से सही आंसर आपका हो जाता है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन कि काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? काकोरी केस आप जानते हैं बखूबी, काकोरी केस क्या है। फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं और पहले सही आंसर देख लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू अभी हम लोगों ने बात की। 1928 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की क्या थी? अध्यक्षता की थी। 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। और एनी बेसेंट जो है वो आपकी जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक, 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत ने जो है काकोरी केस के बचाव में जो समिति गठन हुई थी उसका जो इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, अब काकोरी केस क्या है? एक ट्रेन की डकैती होती है। ठीक है, एक ट्रेन की क्या होती है? डकैती होती है। कब होती है? 19 अगस्त 1924 में, 25 में होती है, सॉरी 25 में होती है। और बात कर ले काकोरी नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि जो ट्रेन थी वो काकोरी नामक गांव के स्थान पर इसको क्या किया गया था? लूटा गया था। और ब्रिटिशों के खिलाफ जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने ऐसा जो है काकोरी कांड या काकोरी केस चला हुआ था। उन्होंने ट्रेन की डकैती की थी ब्रिटिशों के खिलाफ। जो अब बात कर ली जाए कि जो क्रांतिकारी थे उनको किस नाम से और जाना जाता है, वो किस जो है पहले से किस जो है एसोसिएशन से जुड़े हुए थे,
तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, आप, मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। और बात कर लेते हैं कि इसमें जो थे 8 या 10 जो सदस्य थे, जो भी एसोसिएशन की हम लोगों ने बात की, 8 या 10, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को 1928 में इसका गठन किया था, चंद्रशेखर आज़ाद, जिसके बारे में हम लोग फिर कभी अच्छे से जो है डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जितना मुझसे हो सकता है मैंने उसको बताने की कोशिश की है। 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। महात्मा गांधी, 8वां है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एम.जी. रंगा ने, रामकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद आपके जो है पहले राष्ट्रपति हैं भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के। तो 8वें के पहले सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा 8वें का वो दूसरा हो जाएगा। एम.जी. रंगा ने क्या है, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 यानी कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह जो है किया गया था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण था। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना कब हुई थी या कब शुरुआत हुई थी? तो 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत होती है, 12 मार्च 1930 में। ठीक है, किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 में होती है और चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। उसके बाद क्या है, जो इम्पॉर्टेंट है यानी कि दांडी यात्रा कब से कब होती है, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं इतना बता सकती हूँ कि साबरमती आश्रम से लेकर वो जो है गुजरात के दांडी गांव तक पहुँचते हैं। वो भी कब? वो पहुँचते हैं 5 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को जब ये क्या है, गुजरात के दांडी स्थान पर पहुँचते हैं, जो कि गुजरात के नदी के तट पे स्थित है दांडी गांव, वहाँ पर पहुँचते हैं। और लगभग 240 मील दूरी के बाद वो पहुँचते हैं और इसी को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। और कब से कब हुआ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करो। वैसे मैंने हिंट दे ही दिया, अच्छे से बता ही दिया है। तो 8वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो देखिए 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है, साइमन कमीशन आप जानते हैं। तो साइमन कमीशन जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, यानी कि साइमन कमीशन को किसने शुरू किया था? साइमन ने ही शुरू किया था और इसकी अध्यक्षता भी उसी ने की थी। ठीक है, और ये 7 सदस्यों का एक गठन था। ठीक है, 7 सदस्य इसमें थे जिनको जो है श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे ब्रिटिश के ही लोग थे, यानी ब्रिटेन के ही लोग थे, ब्रिटिश के ही। और कब इसका गठन होता है? तो 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का जो है गठन होता है। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात रही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से दूर रखा गया था। ठीक है, यही बात हो गई, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? ठीक है, किसने नहीं की थी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। उनका नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका नारा रहा था। ऑप्शन पहले बात कर लेते हैं, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, कैलाश नाथ काटजू। 10 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है दिल्ली के मुकदमे की पैरवी नहीं की थी। जो आज़ाद हिंद फौज लाल किले में जो दिल्ली में मुकदमा हुआ था, इसकी पैरवी वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। क्यों नहीं की थी वो आप बताइए। फिलहाल मैं बात कर लेती हूँ कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो आज़ाद हिंद फौज की बात कर ली जाए तो इसका इनके जो संस्थापक हैं वो तो हैं आपके, माना जाता है सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष
बोस को माना जाता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन का जो विचार रखा था वो मोहन सिंह ने रखा था। किसने रखा था? मोहन सिंह ने। इन्होंने पहले ही कहा था कि हमें इस प्रकार का आज़ाद हिंद फौज का एक जो है गठन हमें तैयार करना चाहिए, जो हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, मोहन सिंह ये कहते हैं। और ये थे क्या? ये जो ब्रिटिश सेना में सैनिक थे। ब्रिटिश सेना में क्या थे? सैनिक थे। ब्रिटिश सेना में सैनिक थे। तो ये सबसे पहले विचार इनका आया था। फिलहाल जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक उन्हें सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और इसका गठन 1 सितंबर 1942 में होता है। 1 सितंबर, ठीक है, 1942 में हो जाता है। 1942 में हो जाता है। और पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को ही क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। ये तो बहुत मामूली सा क्वेश्चन और ऑप्शन है। तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे देते हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? कालाहारी, गोबी, सहारा और थार। तो आप जानते हैं 11 का जो सही आंसर है वो सही हो जाएगा तीसरा। सहारा मरुस्थल जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बात कर लेते हैं सहारा मरुस्थल है कहाँ? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल है, जहाँ पे जो है कि 20-22 से अधिक जो है झीलें हैं। अधिकतर झीलें क्या है? खारे पानी की हैं। कैसी हैं? खारे पानी की हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल हो जाता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। आगे देखते हैं, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4, 6, 7, 8। ठीक है, तो 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत। 6 कौन कौन से? अगर पहले की बात कर ली जाए तो पहला जो हो जाएगा उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। ठीक है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, ये पहला हो जाता है। ठीक है, दूसरे की बात कर ली जाए तो जो दूसरा हो जाएगा उत्तरी भारत का विशाल मैदान, यानी कि उसके बाद जो मैदान आता है। ठीक है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तीसरे में भारतीय मरुस्थल की बात की जाती है। ठीक है, चौथे में जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है उनके बारे में बात की जाती है। पाँचवें की बात कर ली जाए तो पाँचवें में जो है वो तटीय मैदान जो है, यानी कि सागरों के तट में जो मैदान है, तटीय मैदान, उनके बारे में बात कर ली जाती है। उसके बाद छठवें का जो है जो प्रायद्वीपीय जो एरिया है अपना, उसके बारे में बात हो जाती है। तो 6 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 13वां नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड में। तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये बताइए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन कब हुआ? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, अगर नहीं पता है तो सर्च करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत हेल्प करती है आपको किसी भी एग्ज़ाम के को क्रैक करने में। फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में जो है ये नेलांग घाटी है। उत्तरकाशी ज़िले में, उत्तरकाशी ज़िले में जो है ये नेलांग घाटी है। ठीक है, और कहाँ से इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है गंगोत्री नेशनल पार्क से होता है। कहाँ पे? गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाता है। और उत्तराखंड का लद्दाख इसी को कहते हैं, नेलांग नदी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है आपको पता ही होगा, लद्दाख किस लिए फेमस है। तो चौथा ऑप्शन उत्तराखंड का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको पता है कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे जो है वो राजस्थान आ जाता है क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाए तो। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पूछा जा रहा है तो राजस्थान पूछा जाता तो पहला हो जाता। आगे देखते हैं, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी, स्पेनिश, हिंदी, आंग्ल। तो जो सही आंसर है 15 का वो पहला हो जाएगा अरबी से। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी के मौसिन शब्द से हुई है। किसी मौसिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, जिसका जिसका अर्थ होता है मौसम। किस? अरबी के मौसिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो पूछी जाती हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण,
अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंड का एकीकरण। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आगे देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी रचना का पर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपको फार्म 1000 है और 1000 फार्म है, इसमें 1 लाख लोग जो है फार्म भर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, एक एज एग्जाम्पल मैंने दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि बजट एक लेख पत्र है। बजट क्या है? एक लेख पत्र है। कैसा लेख पत्र है? सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये राजकोषीय नीति का क्या है? एक लेख पत्र है। बजट जो है कौन जारी करता है? अगर आपको पता है, आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल है और आप इसका आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था है। वित्त आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग। ठीक है, तो 19 के सही आंसर की पहले बात कर ली जाए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति। ठीक है, तो एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, फॉर और टी से है ट्रांसफरिंग और आई से हो जाएगा आपका इंडिया, ट्रांसफरिंग इंडिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका गठन कब होता है। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन होता है नीति आयोग का। ठीक है, और अध्यक्षता जो है, अध्यक्ष जो इसके होते हैं वो वर्तमान जो पीएम होते हैं उस टाइम में, वही जो है इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में बात हो गई। आगे देखते हैं, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमार उद्योगों से, कर सुधारों से, बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये बीमा क्षेत्र कमेटी, मल्होत्रा कमेटी जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक 18 से ऊपर के लोग जो है वो मतदान करने में उनका अधिकार है। ये बात बिल्कुल सही हो गई। आगे देखते हैं, ये 23 प्रश्न, यहाँ पे भी 23, अच्छा यहाँ पे 22 होना चाहिए था यहाँ पे 22 होना चाहिए था। ठीक है, गलती से 23 हो गया है, तो 22वां है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। कहाँ से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? ऑप्शन देखते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA और ब्रिटेन। USA यानी कि अमेरिका। ठीक है, 23 के सही आंसर की पहले बात कर ली जाए तो USA यानी कि अमेरिका से तो ये बात हो जाती है। और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी अवधारणा जो है वो लिया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल बात कर लेते हैं कुछ अमेरिका में अमेरिका से मूल अधिकार। ठीक है, समवर्ती सूची के मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं, आयरलैंड से राजनीति निदेशक जो सिद्धांत या तत्व है वो लिया गया है। ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन, यानी कि जो संसद है, राज्यसभा लोकसभा, इसके बारे में बातें ब्रिटेन से ली गई हैं। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी कि संविधान के किस भाग में ये लिखा गया है कि संविधान में संशोधन समय के अनुसार किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं, भाग 4, भाग 5, भाग 20 या भाग 21 में। 23 के सही आंसर की बात कर लीजिए तो 23 का जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, भाग 20 में की गई है। और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है, तो ये भाग जो है 20 की तो बात हो जाती है। अब अनुच्छेद यानी कि एक्ट की बात कर लें तो एक्ट वो क्या है, 388, अनुच्छेद 388 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की जाती है। लेकिन अगर बात कर ली जाए, केशवानंद भारती मामला जब आया था 1973 में, 1973 में केशवानंद भारती मामला जब आया था, उसके बाद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कोई संशोधन नहीं होगा, इस बात को रखा गया था। तो ये जो है मेन पॉइंट है वो आप याद रखिएगा। फिलहाल
जो है पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बल्कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। कब से? जब केशवानंद भारती मामला 1973 में आया हुआ था तब। ठीक है, भाग 20 सही आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19I। ठीक है, 24 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा 19I। ठीक है, कौन सा? 19I, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता तो दी ही गई थी। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता यानी कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका विज्ञापन, उसका प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स के लोग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी करती है, तो ये विज्ञापन की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद में दी गई थी 19I में। और फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, जो फ़ोन टैपिंग है उसके विरुद्ध जो है विरोध करना, उसका जो है आपका अधिकार है। शांति का अधिकार भी इसी में बताया गया था अनुच्छेद 19I में। और सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, यानी कि सरकारी गतिविधियां जो भी हो रही हैं, जैसे आपको पता चलता है कि आधार कार्ड अभी लिंक करना है या नहीं जोड़ना है, इससे लिंक करना है, उससे हटाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सरकार जो भी चीज़ें कर रही हैं जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, वो चीज़ें, सारी चीज़ें जानना, ये भी कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 19I में दिया गया है। फिलहाल प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ मैंने इतना इंपॉर्टेंट जो था, जो मुझे अभी तक याद था, वो मैंने आपको बता दिया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? भू राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रख रखाव, आय कर का एकत्रीकरण, और चौथा है भू दस्तावेजों का रख